Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस particular video में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 11th. See, बिजनेस स्टडीज के बारे में एक बात बताती हूँ जो I'm pretty sure आपको पहले से पता होगी, आपकी क्लास टीचर आपको बता चुकी होंगी कि जो हमारा बिजनेस स्टडीज का पूरा पेपर होता है, ओवरऑल एग्जाम होता है, वो होता है 100 मार्क्स के लिए. आप बोलेंगे मैम इसमें क्या अनयूजुअल है, तो सारे सब्जेक्ट इतने ही मार्क्स के लिए होते हैं. अनयूजुअल ये है कि पूरे 100 के 100 नंबर आपको एग्जाम लिखने से नहीं मिलते हैं. सिर्फ 80 नंबर इस 100 में से ऐसे होते हैं जो आपको थियोरेटिकल पेपर लिखने के मिलते हैं. कहने का मतलब है जो आपके ये फाइनल एग्जाम होते हैं, जो आपके स्कूल के लाइक लास्ट टर्म एग्जाम होंगे, उसमें आपको 100 में से सिर्फ 80 नंबर ही पेपर लिखने के मिलेंगे. तो रिमेनिंग 20 का क्या होगा? रिमेनिंग 20 का ये होगा कि आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट वर्क. मतलब आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा. किस तरीके से करना है, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इसी पर्टिकुलर वीडियो में. बट अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि 20 नंबर का होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क. ठीक है, यही सेम पैटर्न आपका 12th में भी चलेगा. 11th और 12th दोनों में सेम ही पैटर्न चलेगा. 80 नंबर पेपर लिखने के, 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के, इंक्लूडिंग द वाइवा. मतलब कुछ स्कूल्स में होता है 11th में वाइवा, 12th में तो डेफिनेटली होगा. एक एक्सटर्नल आएगा, आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, मार्क्स जितने उसका मन करेगा उतने देगा, लेकिन वाइवा होगा. ठीक है, अब मैं बताऊं कि मैंने अपने एंड पे क्या क्या किया है आपके लिए 11th के लिए. तो इस 80 मार्क्स के लिए मैंने पूरे के पूरे सब्जेक्ट की, मतलब जितने भी चैप्टर्स थे, जितने उसमें टॉपिक्स थे, जितनी लाइनें थी, 1 बाय 1 कवर करते हुए पूरे की वीडियोस बना दी है. सो हमारा 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है. आपको बस वीडियोस देखनी है और अपनी नॉलेज इंक्रीज करके 80 मार्क्स का पेपर को अटेम्प्ट करना है. अब बात आती है इस 20 मार्क्स के लिए. तो अभी तक इस 20 मार्क्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया था. मैंने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया था. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कंबाइंड वे में मैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं, किन्हीं मतलब जो भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसकी क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी. प्रोजेक्ट के लिए जब हम कहीं पे विजिट करने जाते हैं या रिसर्च कर रहे होंगे, किन किन पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना है, ये सारा का सारा ज्ञान मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको दूंगी. ठीक है, तो ये पोर्शन भी मैं आज आपका कंप्लीट करवा दूंगी. फिर आपको 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है. मतलब सिर्फ खुद ही आप अपने आप को रोक सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो. बाकी मेरे एंड पे पूरा काम कंप्लीटेड है, आपको अपने एंड पे कंप्लीट करना है. सो फाइनली शुरू करते हैं प्रोजेक्ट वर्क क्लास 11th के लिए. माइंड इट, जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ वो CBSE द्वारा दिए गए हैं और वो सिर्फ क्लास 11th के लिए हैं. क्लास 12th के लिए अलग टॉपिक्स हैं जिनको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी. हो पाएगा तो आई विल शेयर द लिंक इन द लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कहीं पे भी, बट वो अलग होंगे. ठीक है, ये मत करना कि तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम 11th वाले प्रोजेक्ट बना रहे हो, नहीं काम चलेगा उसका. ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि CBSE के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने सोचा कि भैया प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड करना चाहिए पेपर में. तो CBSE के दिमाग में एक चीज आई कि बच्चे कब तक रटते रहेंगे और पेपर लिखते रहेंगे. कब तक रट्टू तोता बनोगे और उगल के आ जाओगे पेपर के उसमें. कभी ना कभी तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी ना. जो चीज़ें आप पढ़ते हैं बुक्स में कि यहाँ पे ये मशीन लगती है, ये मशीन लगती है, ये मशीन लगती है, उन मशीनों को एक्चुअल रियलिटी में देखोगे कि नहीं देखोगे. जैसे बुक में पढ़ते हो इस स्टोर को ऐसे रन किया जाता है, मॉल को ऐसे रन किया जाता है, शॉप को रन करने के लिए ये सब लगता है, वो एक्चुअल रियलिटी में कभी देखोगे कि नहीं देखोगे. तो बस वही एक्चुअल रियलिटी में तुम्हें दिखाने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड किया गया है. कहने का मतलब इतना है कि जो स्टूडेंट हमेशा बस बुक्स में ही घुसे रहते थे, उनको बुक्स से निकाल के रियलिटी में लाना और फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ क्या होने वाली है, फ्यूचर में तुम क्या करोगे, किस तरह से तुम्हें चीज़ें हैंडल करने पड़ेंगी, उसकी एक झलक देने के लिए प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड किया गया है. सो ऑब्जेक्टिव CBSE का इतना ही था कि आपके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप की जा सके. सिर्फ रट्टेबाजी से लाइफ नहीं चलती है, वरना जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हुआ करते थे, जो फर्स्ट सेकंड रैंक पे आते थे, सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ में उन्हीं को ही होना बनता था. बट ऐसा नहीं होता ना.
आई रिमेंबर क्या, मुझे मतलब ठीक है व्हाटएवर। तो व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, मैं एफ सेक्शन में थी। एफ सेक्शन यूज टू बी कंसिडर्ड द लाइक सबसे वीक स्टूडेंट्स का सेक्शन। मैं अपनी चॉइस से वहाँ पे थी, मेरे को किसी ने डाला नहीं था फोर्सफुली, सो मैं अपनी चॉइस से उस सेक्शन में गई थी, मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे थे। बट स्कूल में उस सेक्शन की बिल्कुल भी अच्छी इमेज नहीं थी। एवरीबडी यूज टू कंसिडर कि इस सेक्शन के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन आज लाइक ऑलमोस्ट 7-8 years आफ्टर दैट क्लास गॉट ओवर, उसके बाद अगर मैं अपने क्लास के बच्चों को देखती हूँ और देखती हूँ कि वो कितने सक्सेसफुल हो गए हैं। वो जो पीसीएम सेक्शन में थे वो आज 30,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं, तो ये 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना कमा रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भैया तुम लोग तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम्हें तो सबसे गंदी वाली जॉब्स मिलने चाहिए थे। वो पीसीएम पीसीबी वाले तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको सबसे अच्छी जॉब्स मिलने वाली थी। बट ऐसा नहीं होता है ज़रूरी। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी स्ट्रांग है, आपकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे पकड़ कितनी अच्छी है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वही चीज़ डिपेंड करवाएगी कि आप कितना सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। सो वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके दिमाग में डालने के लिए, आपके अंदर डालने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्क रखा गया है। देन है गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर टू ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। मतलब आज तक आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ा है, बट एक्चुअल रियलिटी में ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, एक्चुअल रियलिटी में कोई मशीन कैसे दिखती है, कितनी बड़ी होती है, उसको लाने में ले जाने में कितनी मेहनत लगती है, वो सब चीज़ें आप फील्ड वर्क से ही समझ पाएंगे, फील्ड विजिट से ही समझ पाएंगे, वहाँ जाके ही समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इन सब की झलक भी आपको तभी मिलेगी जब आप एक्चुअल रियलिटी में देखेंगे कि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, नो मैटर वो स्मॉल है या बड़ी है, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों का योगदान लगता है। आज तक आप इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहे थे, आज तक आप इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे थे, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको कितने सारे लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब भी आपको प्रोजेक्ट वर्क से ही सीखने को मिलेगा। ये सब मैं ज्ञान की बातें नहीं कर रही हूँ, ये मत समझना कि मैम ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या रेलेवेंस है। इसका रेलेवेंस ये है कि कल तुम अगर अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, लाइक लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th-12th में डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अपन को तो बिजनेस ही करना है। तो अगर तुम फ्यूचर में जाके बिजनेस करने वाले हो तो इनमें से वो टॉपिक सेलेक्ट करना जो अभी मैं बताऊंगी, उनमें से सिर्फ वही टॉपिक सेलेक्ट करना जिसमें तुम बिजनेस में आगे जाना चाहते हो। तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कल अगर मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे कितनी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। स्पेशली बॉयज़, व्हेन इट कम्स टू बॉयज़ ना, वो प्रोजेक्ट वर्क को लेके बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं कि अरे यार क्या है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, काम चल जाएगा, 20 मार्क्स की तो बात है। और मैक्सिमम लोग करते भी यही है, पुराने साल के सीनियर से प्रोजेक्ट ले लेंगे, उनसे कॉपी करेंगे और काम चला देंगे। बट लड़के लोग और लड़कियां लोग जो भी कॉपी पेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये ध्यान देना कि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो कॉपी पेस्ट करने वाले कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। वो सिर्फ पूरी लाइफ फिर कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप एक इम्प्रेशन बनाए लोगों पे, आप कुछ बढ़िया करें लाइफ में, तो यू नीड टू रिमेंबर कि आप अपना खुद का कुछ करो। चाहे वो इतना बढ़िया ना हो, चाहे वो इतना मज़ेदार नहीं दिखे, लेकिन वो आपका खुद का होगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करती, वरना तुम लोग वीडियो को आगे देखोगे नहीं। सो ये हैं 5 टॉपिक्स जो कि सीबीएसई द्वारा आपको दिए गए हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये तो 5 ऑप्शंस हैं जो सीबीएसई ने आपको दिए हैं, लेकिन हो सकता है स्कूल टीचर ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो। जैसे उन्होंने बोला हो 1 to 10 नंबर के जो रोल नंबर वाले हैं वो फील्ड विजिट कर लेना, मतलब इस पे प्रोजेक्ट बना लेना। 11 to 20 वाले जो हैं वो इस पे प्रोजेक्ट वर्क बना लेना। 21 to 30 वाले जो हैं वो इस पे प्रोजेक्ट बना लेना। अब आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आप सिर्फ इसी पे ही प्रोजेक्ट बना पाएंगे। सो टीचर अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो आपको उसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर टीचर बोल दे कि आपकी चॉइस है, 5 में से किसी पे भी बना लो, तो आप फिर वो चुनिएगा जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हो। ठीक है, तो 5 जो प्रोजेक्ट वर्क्स हैं, फर्स्ट है फील्ड विजिट। इसमें आप क्या करेंगे मैं बता देती हूँ, मतलब सब मैं बताऊंगी मैं कि किस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक्चुअल रियलिटी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, नोट डाउन करना पड़ेगा अपने यहाँ पे, उस पर फिर आप रिसर्च करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट के रूप में पेश करेंगे अपने स्कूल में। ठीक है,
क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, क्या चीज़ें एनालाइज करनी है, वो मैं अभी बताऊंगी जब मैं इंडिविजुअल उस प्रोजेक्ट पे बात कर रही हूँगी। बट करना क्या है, यहाँ पे आपकी विजिट इंपॉर्टेंट है, मतलब फील्ड पे आप एक्चुअली जाएंगे, यू विल सी थिंग्स, यू विल ऑब्जर्व, यू विल रिसर्च, यू विल एनालाइज एंड देन यू विल पेश द रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी ऑफ योर स्कूल। सेकेंड है केस स्टडी ऑन अ प्रोडक्ट। यहाँ आप एक चीज लेंगे, वो चीज कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ ऑप्शंस तो सीबीएसई ने दिए हैं, बाकी आपके स्कूल टीचर भी कुछ बता सकते हैं, आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेंगे, फिर से मैं बोलती हूँ सेब लिया है आपने, और उस सेब का आप पूरा जूस निचोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में A to Z जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार करके पेश कर देंगे। अब वो A to Z में क्या आता है वो मैं भी बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच टू आज तक की डेट की लिख डालनी है। फिर नेक्स्ट है अ विजिट टू एनी स्टेट एम्पोरियम अदर देन योर स्टेट स्कूल स्टेट। आपको कोई भी स्टेट एम्पोरियम को विजिट करना है। नाउ व्हाट इज स्टेट एम्पोरियम, ये मैं डिस्कस करूंगी जब हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आएंगे। तो यहाँ आपका स्टेट एम्पोरियम में जाना रहेगा, चीज़ें ऑब्जर्व करनी रहेंगी, कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे वहाँ के लोगों से, एंड देन यू विल कम विद सम सम रिपोर्ट। ठीक है। फिर है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ये लड़के लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। लेट मी टेल यू पीपल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं, और भाई क्या कमा रहे हैं, वो क्या ही कमा रहे हैं। तो अगर आपको लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं अच्छे काम करके, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत सही होता है। बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। एक गलती और आपकी, वो बोलते हैं ना, एक नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसा वाला कांड हो सकता है यहाँ पे। तो जब आप एक्चुअल रियलिटी में इस बिजनेस में जाना चाहो या आप इसके बारे में प्रोजेक्ट भी बनाना चाहो, तो थोड़ा सा देख के समझ के करना पड़ेगा आपको। लास्ट है एज टू ट्रेड, मतलब ऐसी चीजें जो कि ट्रेड करवाने में, ट्रेड को स्मूथ कराने में हेल्प करती है। उनमें से कोई भी चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, कुछ भी है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो ये 5 टॉपिक्स हैं, फील्ड विजिट, केस स्टडी ऑन प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्ट, विजिट टू ए स्टेट एम्पोरियम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एज टू ट्रेड। इनमें से यू कैन सेलेक्ट एनी वन प्रोजेक्ट और उस पर फिर आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगेन, अगर स्कूल टीचर ने रेस्ट्रिक्शन रख दी है कि सिर्फ इसी पे बनाना है आपको प्रोजेक्ट, तो फिर आपको उसी पे बनाना पड़ेगा। चलिए, इसमें हम सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट नंबर 1 पे, जो कि है फील्ड विजिट। इसमें आपको किस किस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, फील्ड विजिट में क्या होगा वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां पे आपको जाना रहेगा एंड चीजें देखनी रहेंगी। ये बोलते हैं कि भैया फील्ड विजिट में आपको क्या करना है। आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा है, वहां आपने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस एंड दैट, बहुत सारे पढ़े थे। उनके फीचर्स पढ़े थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। अब क्यों ना हम उन सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में से एक पर्टिकुलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर ले और जो चीजें हमने बुक में पढ़ी थी उनको एक्चुअल रियलिटी में देख भी लें। नॉट बैड ना। तो बस वही चीज करनी है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स को विजिट करना है, वहां के ऑपरेशंस देखने हैं, वहां के फीचर्स ऑब्जर्व करने हैं, वहां की एक्टिविटीज देखनी है और उन्हें रिलेट करना है। ये मेन है, यहीं से तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। रिलेट करना है विद द थियोरेटिकल नॉलेज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भैया जाएंगे कहाँ। हमने सोच लिया कि हम तो इसी पे ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम जाएंगे कहाँ। तो या तो हम जा सकते हैं एक हैंडीक्राफ्ट यूनिट में, या हम जा सकते हैं एक इंडस्ट्री में, या हम जा सकते हैं एक होलसेल मार्केट में, या हम जा सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, या हम जा सकते हैं एक मॉल में। ये 5 ऑप्शन उन्होंने आपको दिए हैं कि इन 5 ऑप्शन में से कहीं पे भी चले जाओ और चीजें नोटिस करके आओ। हर जगह जहां पे भी आप जा रहे होगे आप डिफरेंट चीजें नोटिस करोगे। वो कौन सी होंगी मैं बताती हूँ अभी। पर किसी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हो। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे टीचर जहां बोले तुम वहां भी जा सकते हो।
बट अब मैं यहाँ पे वो सब नहीं इंक्लूड करूँगी, बिकॉज मैं तो तुम्हें CBSE का बता रही हूँ कि CBSE ने तुम्हें कहाँ कहाँ के ऑप्शंस दिए हैं। तो ये 5 जगहों में से तुम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा मानो एक तुम्हें प्रोजेक्ट में ऑप्शन मिला ये वाला, और उसके अंदर 5 ऑप्शन और मिल गए कि इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करो। अब अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम जाओगे कहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट यूनिट के पास, मतलब हैंडीक्राफ्ट यूनिट को देखने के लिए, तो तुम्हें किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करके आनी है, वो तुम यहाँ पढ़ोगे। सबसे पहली चीज़ है रॉ मटेरियल एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन द बिजनेस, मतलब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस जो वहाँ पे चल रहा है उसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता है। फॉर से वो घड़े नहीं होते जिसमें हम पानी रखते हैं अपने घर में ठंडा करने के लिए, वो डेकोरेट करके बेचते हैं। तो पता लगा उनसे कि ये घड़े आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ नॉर्मली भी अपन लोगों की आदत होती है, जब भी अपन घड़ा परचेज करने जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं, ये अहमदाबाद वाले हैं क्या, ये वाले हैं, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वहाँ से उसकी रेलेवेंस पता चलती है। महंगे हैं तो अहमदाबाद से आए हैं क्योंकि अलग तरह की मिट्टी से बन के आए होंगे, या फिर किसी ऑथेंटिक एरिया से आए हैं तो अलग टाइप के होंगे, अलग प्राइजेस रहेंगे। तो आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में पता करना है कि वो लोग बेसिकली अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं, ये चीज़ आपको उनसे पूछनी पड़ेगी। अब ये जो भी प्रोजेक्ट वर्क है ना, ये इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये आपको एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी झिझक छोड़ के लोगों से बात करना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चंस के आंसर निकलवाने पड़ेंगे। इट वोंट बी लाइक कि ये सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप हैंडीक्राफ्ट यूनिट विजिट कर रहे हैं और आपको आंसर्स वहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे कि रॉ मटेरियल्स हम लाते हैं यहाँ से, ये चीज़ है यहाँ से, ये चीज़ है, ये होगा यहाँ से, ये होगा ऐसे आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, तब यू विल गेट ऑल दीज आंसर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। देन मार्केट, द बायर्स, द मिडलमैन एंड द एरियाज कवर्ड। इनकी मेन मार्केट कहाँ है, किस मार्केट को ये टारगेट करते हैं, बायर्स कौन कौन से हैं। जैसे जो लाखों में पेंटिंग आती है, लाइक आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग्स लाखों की बिकती हैं, कुछ करोड़ों की बिकती हैं। उनके बायर्स कौन होते हैं, जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा होता है या जिनको पेंटिंग्स का शौक होता है, राइट। तो सिलेक्टेड बायर्स हो गए, तो वो आपको पूछना पड़ेगा कि आपके बायर्स कौन से हैं। हैंडीक्राफ्ट यूनिट में जो आइटम्स मिल रही हैं उसको मेजरली कौन लोग खरीदते हैं। उसके अलावा मिडलमैन, मतलब कोई बिचौलिया तो नहीं है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं और कौन कौन से एरियाज आप कवर करते हैं, किन किन एरियाज पे आपकी पकड़ है। ये सारे क्वेश्चन आपको उनसे पूछने पड़ेंगे और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट ढंग का माना जाएगा। द कंट्रीज टू विच एक्सपोर्ट्स आर मेड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, मतलब यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम आप किसी बाहरी देश में बेच रहे हैं, तो वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पे आप अपना सामान बेच रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स एंड सप्लायर्स, वर्कर्स और सप्लायर्स को आप किस तरह से पे करते हैं। क्या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या आज भी कैश में डील करें, या चेक से पेमेंट करते हैं, या फिर क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हैं, क्या करते हैं एग्जैक्टली। इससे पता लगेगा हाउ मॉडर्नाइज दे आर। लाइक अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं मतलब वो आज की डेट से अपडेटेड चल रहे हैं, उनको आज की डेट की नॉलेज है। लेकिन अगर अभी भी वो कैश में डील कर रहे हैं तो उनका और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या है, कैसे है, स्कोप क्या है, वो सब आप पता करेंगे। वर्किंग कंडीशन, वहाँ पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती काम तो नहीं, और अब बंधुआ मजदूर तो नहीं रखे हुए उन्होंने, लोगों को सही मतलब पेमेंट मिल रही है उनके काम के बदले कि नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालाइज करके आएंगे। फिर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या ओवर द टाइम अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाए। जैसे मोड ऑफ पेमेंट में भी मैंने आपको बताया कि क्या वो आज की डेट से अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, वैसे ही और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक बेचने का स्टाइल, क्या वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन में ही हैं अभी तक। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बीच में बोल रही हूँ ना, इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आप ये प्रोजेक्ट करने वाले हो तो, क्योंकि क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सामने वाले से पूछनी है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपने ट्रांजैक्शन करने के, आपने कारोबार करने के क्या तरीके बदले हैं ओवर द टाइम, या फिर आज भी आप ऐसे ही काम कर रहे हो जैसे आप बहुत सालों पहले करते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, भोपाल में एक सागर गेरे है। ठीक है, सागर गेरे के बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पहले वो एक छोटी सी साइकिल पे एक स्टॉल लगाया करते थे जो सागर गेरे के ऑनर थे।
फिर वो एक्सपैंड हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, अब तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, चेन्स खुल गई हैं उसकी। तो इन्होंने अपने आप को वक्त के अकॉर्डिंग क्या किया है, बदलाव लाया है अपने अंदर, मॉडर्नाइज किया है। आज ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, स्विगी पे यू कैन ऑर्डर सागर गिरे का खाना। तो मतलब बदलते समय के साथ ये अपने अंदर बदलाव लाए हैं। अब मुझे ये कैसे पता है, क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स सागर गेरे की प्रोग्रेस देखी है, और ये जो रेड़े पे लगाना मतलब साइकिल पे लगाना, ये सब मैंने उनसे पूछा था। तो आपको ये सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी कि आपका बिजनेस शुरू कहाँ से हुआ था। जब भी मैं कोई फैक्ट्री विजिट करती हूँ, आई हैव दिस थिंग कि मैं फैक्ट्री विजिट्स की वीडियोस बनाती हूँ यूजुअली, जो भी करती हूँ मतलब पूरा प्रोसेस, उनसे ऑनर से बात करना और ये सब, तो मेरी आदत है वो। तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछती हूँ कि आपने किस स्केल पे शुरू किया था एंड आज आप कहाँ हैं, एंड ये जो है मतलब डिवीजन ये किस तरह से आया, क्या किया आपने, क्या क्या मेहनत की, ताकि आप बेसिक्स समझ पाओ किसी भी इंडस्ट्री के। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पूछनी पड़ेगी उनसे। देन है फैसिलिटीज, सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ एंड वर्कर्स। क्या वर्कर्स को अलग अलग फैसिलिटीज़ दी हुई है, वर्कर्स के लिए अलग से वॉशरूम क्रिएटेड हैं कि नहीं है। बहुत सारे लॉज ऐसे बने हुए हैं कि अगर आपके यहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, आपको कैंटीन बनानी पड़ती है अपने प्रेमाइसेस में, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें। आपको रेस्ट रूम्स अच्छे रखने पड़ते हैं, रेस्ट रूम्स बोले तो वॉशरूम्स। आपको इवन लॉ में एक और चीज़ लिखी हुई है कि लोगों के थूकने की जगह भी आपको बनानी पड़ती है। सोचो इतना ध्यान रखा हुआ है लॉ में, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ के वर्कर्स क्या होते हैं, सारा दिन कुछ खाते रहते हैं ना ऐसे करके, पता ही होगा तुम लोगों को भी, देखते होगे तुम भी अपने आसपास। तो बस वही वो जो ये खाते रहते हैं ऐसे कर करके, उनको फिर आफ्टर अ वाइल थूकना पड़ता है। तो वो कहीं पे भी थूके प्रेमाइसेस में जमेगा नहीं ना अपन को, तो उनके थूकने के लिए एक जगह बनी होनी चाहिए अगर आपके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये लॉ का प्रोविजन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। LLM कर रही हूँ मैं, पता बाय द वे। हाँ, तो ये बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि स्टाफ की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, सिक्योरिटी का ध्यान है, ट्रेनिंग, मतलब यूँ तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम वो देखी थी फिल्म, कौन सी थी, जॉली LLB 2, कौन सी थी वो, कोरियोग्राफर वाली, फर्स्ट वाली थी आई गेस, सेकंड वाली तो अक्षय कुमार की थी। उसमें उसको जान का खतरा होता है, तो एक सिक्योरिटी के लिए कौन सा इंसान आता है, वो इंसान, वो बुजुर्ग इंसान जो खुद ही बंदूक नहीं उठा पा रहा था ढंग से। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल ऐसे अधमरा है कि भैया उसमें खुद में ही जान नहीं है, कोई आके चोरी करना चाह रहा है तो वो खुद फायर कर ही नहीं पाएगा बंदूक से। ऐसा तो नहीं है, अच्छे से है ना, सिक्योरिटी गार्ड अच्छे से रखे हुए हैं, यूँ तो नहीं है तोंद निकली हुई है भाग नहीं पाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको देख के आनी है। ये सब चीज़ें आप उनसे पूछोगे नहीं, यू वॉन्ट बी लाइक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके, आप इतने मोटे हो आप भाग सकते हो क्या, आप इतने बुजुर्ग हो आप गोली चला रहे हो, ये पूछना नहीं है आपको, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली जाके उनसे पूछनी है, कुछ चीज़ें जो आपको अपनी आंखें खोल के देखनी है, ठीक है। सब्सिडीज अवेलेबल और अवेल, ओके। सो कई बार क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट या कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, मतलब पैसे देती है, तो वो सब्सिडी कहलाई जाती है, मतलब रिलैक्सेशन मिली है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स को जो आप विजिट कर रहे हैं उनको ऐसी कोई रिलैक्सेशन मिली है कि नहीं मिली है, वो आपको पूछना पड़ेगा। देन एनी अदर एस्पेक्ट दैट द टीचर डीम्स फिट, अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है ऐसा जो पूछना ज़रूरी है, या आपकी टीचर ने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताए हैं पूछने के लिए, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये जो पोर्शन मैं कवर कर रही हूँ ना यहाँ पे, ये आपका मेन कंटेंट रहेगा। देखिए, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस लगते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन वाला पेज लगेगा, लाइक इंडेक्स वाला पेज लगेगा, एक्नॉलेजमेंट वाला पेज लगेगा, लास्ट में बिब्लियोग्राफी रहेगी। लेकिन उसके बीच में जो एक्चुअल कंटेंट होता है ना, जिसमें आप पूरा मेंशन करते हो आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या था, उसमें ये सारे एस्पेक्ट आने वाले हैं। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ मेन कंटेंट पे फोकस किया है। ये एक्नॉलेजमेंट में अपन क्या लिखते हैं, इंट्रो में अपन क्या लिखते हैं, इंडेक्स में अपन क्या लिखते हैं, वो मैंने कवर नहीं किया है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो छोटी ड्यूरेशन की है, ताकि आप फट से मतलब ईजी वे में देख सको, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। बट आपको मेन फोकस करना है कि आपके मेन कंटेंट में क्या क्या जाएगा, और इस पूरी वीडियो में मेन कंटेंट कवर किया गया है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा विजिट टू एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किस तरह, मतलब अगर आप इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो यहाँ लिखी हुई है।
सी, जब आप इंडस्ट्री विजिट कर रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर होंगे जो आपने हैंडीक्राफ्ट यूनिट में भी देखे थे, लेकिन कुछ अलग किस्म के पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है। जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स मेंशन है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर किस तरह से है, पहला क्वेश्चन तो आप जाके उनसे यही पूछेंगे। दूसरा आप पूछेंगे कि जिस लोकेशन पे ये इंडस्ट्री है वो किस वजह से है, मतलब आपने क्या सोच के इस लोकेशन पे इंडस्ट्री खोली थी। मैंने एक इंडस्ट्री विजिट की थी, क्लासिक करके है, इटारसी के पास है, तो मेरे चाचू के फ्रेंड की थी, तो मुझे बहुत इजीली एंट्री मिल गई थी और ऑनर से बात कर पाई थी मैं। तो मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग दैट इंडस्ट्री। वो सोयाबीन के तेल निकालती है, मतलब सोयाबीन का तेल बनाने का काम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे यही था कि सर आपने यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों एस्टेब्लिश की है, कहीं और क्यों नहीं की। तो ही टोल्ड मी कि देखिए पहली बात, एमपी में सोयाबीन भर भर के होता है, राइट। तो यहाँ के जो भी लोकल फार्मर्स होते हैं वो सारे के सारे सोयाबीन हमको दे जाते हैं और हमें ट्रांसपोर्टेशन पे इतना मतलब खर्चा नहीं करना पड़ता। सो इनका ट्रांसपोर्टेशन बच रहा था, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था। और दूसरा, इटारसी जैसी जगह में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, तो लेबर भी उनको बहुत ईजिली मिल जाती है। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जिनकी वजह से उन्होंने उस पर्टिकुलर लोकेशन को चूज किया था अपनी इंडस्ट्री के लिए। जैसे एक बहुत फेमस इंडस्ट्री है वर्धमान करके, वर्धमान की ऊन आती हैं, कपड़े आते हैं, बहुत कुछ आता है अब तो मार्केट में और बहुत फेमस है। मतलब मेरी मॉम बताते हैं कि बचपन में जब वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस करते थे और उनको वूल वगैरह चाहिए होती थी, तो बेस्ट क्वालिटी की जो वूल हुआ करती थी वो वर्धमान होती थी। वो मेरी मॉम के बचपन की स्टोरी है और आज भी वो एग्जिस्टेंस में है। तो आई गॉट टू नो कि उनकी एक ब्रांच यहाँ पे भी है इटारसी के पास, मतलब भोपाल और इटारसी के बीच में। एक उनकी है चंडीगढ़ के पास, अंबाला वाली तरफ शायद कहीं पे। तो ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी है, कुछ चीज़ों की वजह से ही उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट बनाया होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो आपको पता करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, किस तरह की फॉर्म है बिजनेस एंटरप्राइज की, सोल प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप से बनी हुई है या फिर कंपनी एस्टेब्लिश की है, किस तरह से आई थी एग्जिस्टेंस में। देन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अगेन मैं क्लासिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दूंगी जहाँ पे सोयाबीन का ऑयल बनता है। उन्होंने कैसे किया हुआ है कि एक जगह वो अपना रॉ मटेरियल पूरा उतारते हैं, तो वो वहाँ पे उनका वेयर हाउस बना हुआ है, तो वहाँ पे सारे ट्रक्स आते हैं, वो अनलोडिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स की और पूरा वेयर हाउस में वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ बिल्डिंग को दूसरी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ बिल्डिंग से कनेक्ट करती हैं पाइप्स, ऐसे लंबे लंबे, ऐसे वो जो एसी वाले पाइप्स नहीं होते, वो गोल गोल से बड़े बड़े से, वैसे ही पाइप्स है। वो रॉ मटेरियल यहाँ से इस इंडस्ट्री तक ले जाते हैं जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद इस जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उससे दूसरे उसमें लेके जाना है, तो अगेन ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं जिससे वो ट्रांसफर होता है पूरा का पूरा वो। तो ऐसे डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि लंबी लाइन से बिल्डिंग बनी हुई है भैया, वो तो जिस तरह की प्रॉपर्टी होगी, मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी चौड़ाई में है, फर्श से इस तरह की है, तो हम ऐसे लंबे में तो इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाएंगे ना, बिल्डिंग्स नहीं बना पाएंगे। हमें एक ऐसी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी कि एक बिल्डिंग यहाँ पे बना दी, दोबारा से बताती हूँ, एक बिल्डिंग यहाँ पे बना दी, दूसरी यहाँ बना दी, तीसरी यहाँ बना दी, चौथी यहाँ बना दी। ऐसे ही था वहाँ पे वाला जो ये क्लासिक इंडस्ट्री थी। और इसको इससे कनेक्ट करने के लिए एक पाइप था, इसको इससे कनेक्ट करने के लिए एक पाइप था, इसको इससे कनेक्ट करने के लिए एक पाइप था, और फिर यहाँ से वापस मतलब पूरा का पूरा सामान मार्केट के लिए निकल जाता था, ऐसा होता था। तो आपको डिफरेंट स्टेजेस देखने पड़ेंगे प्रोडक्शन की कि यहाँ पे वेयर हाउसिंग से अनलोडिंग होती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर वो होता है, फिर वो होता है, वो सारा नोटिस करना है और राइट इट डाउन समवेयर। और हो पाए तो आप कैमरा में कैप्चर करके आना, ताकि आप कोई भी स्टेप को भूलो नहीं। ऑक्सिलरीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल मंगवाते हो तो कहाँ से मंगवाते हो, फोन कैसे करते हो, टेलीकम्युनिकेशन का क्या जरिया है, कम्युनिकेशन का क्या जरिया है, किस तरह से इंश्योरेंस लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है उनसे। वर्कर्स एम्प्लॉयड, मेथड ऑफ पेमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फैसिलिटीज। अब हर कोई तो सीखा सिखाया नहीं आता है, जो लोग ऐसे आते हैं जिनको कुछ नहीं पता आपकी इंडस्ट्री के बारे में, उसको ट्रेनिंग कैसे देते हो, कौन देता है, कोई स्पेसिफिक वो है क्या। जैसे क्लासिक में ना लैब्स भी बनी हुई थी, अब लैब्स में हर किसी को तो काम करना नहीं आता, तो वहाँ पे एक ट्रेनर था जिसको जो लाइक मेन इंसान था जिसको पूरा पता है, और फिर वो अपने अंदर इंटर्न्स रखता था और उनको वो करता था, ट्रेन करता था कि आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से वो सब करना है। तो इस तरह से फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज टू बोथ द वर्कर्स, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट।
अब भाई किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, कोई ना कोई वेस्टेज तो होता ही है, उस वेस्ट को डिस्पर्स करने का क्या तरीका है वो देखो आप पहले। क्या ये सोसाइटी के टूवर्ड्स अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको निभा रहे हैं, क्या ये वर्कर्स के साथ अच्छे हैं, क्या ये वर्कर्स को सही पेमेंट देते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह तो नहीं ट्रीट करे, ये सारे एस्पेक्ट आप यहाँ देखेंगे। फिर होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल, लोअर लेवल और कौन सा लेवल, किस लेवल का मतलब वो है, वो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या बनाया, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इंसानों के लिए, तो यहाँ पे जिस इंडस्ट्री को आप विजिट करें वहाँ पे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए अगर आपने ये वाला प्रोजेक्ट चुना ना तो आपके पास मेन कंटेंट के लिए बहुत सारा कुछ होगा, मतलब बहुत सारा कुछ लिखने के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयड, बोरोड और फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह की है, एम्प्लॉयड मतलब बोरोड है या अर्न्ड है, मतलब इन्होंने बैंक से पैसा उठाया हुआ है, मनी लेंडर से पैसा उठाया हुआ है, फिर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है, या फिर इनकी खुद की सेविंग्स थी ओवर द टाइम जिससे उन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की है। क्वालिटी कंट्रोल, रिसाइकलिंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिक में लैब थी, वो लैब क्या करती थी, बीच बीच में से सैंपल लेके जाती थी, जैसे प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ से सैंपल उठा लिया, अब इसकी टेस्टिंग करेंगे क्या ये सही क्वालिटी की है, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको सैंपल उठा लेंगे उसका एक, कि ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ऐसी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में ऐसी लैब्स होती हैं जो दे कीप्स ऑन चेकिंग कि क्या उनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। फॉरेन नेशंस में क्या होता है, क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए भी लोग रखे जाते हैं अलग से, जिनका काम ही यही होता है कि उनको चेक करना है क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है प्रोडक्ट की, जो उन्होंने एक सेट किया हुआ है स्टैंडर्ड, क्या प्रोडक्ट्स उसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स एम्प्लॉयड, भाई अगर कोई मशीनों के साथ काम कर रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं है, ग्लव्स पहने हुए हैं, गेयर्स पहने हुए नहीं हुए हैं। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे ऑयल बन रहा था, अब ऑयल सर पे लगाने के भी काम आता है, कई कई घरों में वो कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है, कई कई घरों में, क्या सब घरों में ही होता है गैस, है ना, तो कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए उसमें बाल निकल जाए तो क्या उसे कोई कुकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, वो तो बहुत अनहाइजेनिक लगेगा, राइट, कोई लगाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मेरे हेयर ऑयल में भी बाल निकल जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा ये क्या है भाई, ये तो मतलब अनहाइजेनिक लग रहा है मुझे। तो यही चीज़ होती है। तो इसलिए जब भी इंडस्ट्रीज आप विजिट करते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप बाहर से आए हैं, तो आपको पहले ग्लव्स पहनाए जाते हैं, आपके सर पे कैप पहनाई जाती है जिससे आपके बाल गिरे तो वो कैप के अंदर ही अड़ जाए, वो बाहर ना गिरे। और अगर किसी हैवी इंडस्ट्री में जा रहे हो, जैसे क्लासिक में हम गए थे तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, अब उस मशीन का एक भी पुर्जा आपके ऊपर वो हो जाता तो आपका तो पुर्जा ढीला हो जाता, वैसा हो जाता। तो इससे आपको हेलमेट्स दिए जाता है, तो वी वोर येलो कलर के हेलमेट्स अपने सर पे, और इस तरह से हमने पूरी फैक्ट्री विजिट की थी। देन स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के स्टोरेज के लिए क्या प्रबंध है, क्या इनके खुद के वेयर हाउस हैं, जैसे क्लासिक में उनका खुद का वेयर हाउस था, वहाँ पे मतलब इतना बड़ा, इतना मतलब दूर दूर तक देखो तो बस वही दिख रहा था, ऐसा वेयर हाउस था उनका, तो वो वहीं पे स्टोर करते थे। फिनिश प्रोडक्ट भी, मतलब फिनिश प्रोडक्ट के लिए एक डिवीजन रखा हुआ था उन्होंने, रॉ मटेरियल के लिए दूसरा डिवीजन रखा हुआ था कि, और कई लोग ऐसे होते हैं जो वेयर हाउस रेंट पे लेते हैं गवर्नमेंट से, कभी कभी प्राइवेट पार्टी से, तो किस तरह का उनका स्टोरेज का फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो क्या करते हैं, स्पेशली एम्प्लॉयज़ की ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए कोई फैसिलिटी दे रखी है कि नहीं दे रखी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ये सब बातें आपको देखने से नहीं पता चलेंगी, यू विल हैव टू आस्क द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया हर इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता ही है, तो वो किस तरह से वेस्ट को मैनेज करते हैं वो आप पूछेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ लगे कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये भी चीज़ देखने लायक है तो आप उसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री विजिट के टाइम पे, इंडस्ट्री विजिट के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन का सेकेंड पोर्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं हम थर्ड के बारे में, दैट इज विजिट टू अ होलसेल मार्केट। नाउ लेट मी आस्क यू पीपल, व्हाट इज अ होलसेल मार्केट? पढ़ाया हुआ है मैंने, अब आप बता तो पाएंगे नहीं, माइट भी आपके मन में चल रहा होगा आंसर, बट मेरे तक कैसे पहुंचेगा, चलो मैं ही बता देती हूँ, आप देख लेना आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। होलसेल मार्केट वो होता है जहाँ पे बल्क में आइटम बिकती है, तो बेसिकली खरीदी भी जाती है, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्या होता है, रिटेल मार्केट वहाँ पे होती है जहाँ पे आप वन पीस में चीज़ें खरीद के आते हो, जैसे मुझे एक मैंगो खाना है तो आई बाय 1 मैंगो। लेकिन जब होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वो मैंगो की पेटी देते हैं,
मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है, वो होलसेल मार्केट में डील करता है, तो कभी कभी मेरे फ्रेंड को जब बल्क में फ्रूट्स लाने होते हैं वो उसी के यहाँ पे जाके लाता है, कि पूरा का पूरा डब्बे उठा के ले आता है, वो बास्केट होती है उनकी लकड़ी की, वो उठा के ले आता है। तो वो ऐसे ही डील करते हैं बिकॉज दे आर डीलिंग इन होलसेल मार्केट, बल्क में डील करना। जैसे बेस्ट प्राइस है, बल्क में डील करता है, वहाँ पे तुम्हें वो चाहिए हो ना, शैम्पू का एक सैशे नहीं मिलता, आपको पूरा शैम्पू का सैशे का रोल खरीदना पड़ता है। आपको 5 रुपए वाला लेस चाहिए होता है ना, नहीं मिलता, आपको पूरा रोल खरीदना पड़ता है, जिसमें से आधे से ज़्यादा लेस तो ख़राब निकलते हैं। तो ऐसा होता है वहाँ पे। आपको ब्रश खरीदना है, 10-15 ब्रश एक साथ मिलेंगे, नहीं खरीद सकते, एक एक इंडिविजुअल करके। अब उन्होंने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी हैं, थोड़ी सी बेटर कर दी हैं, बिकॉज अब बहुत सारे हाउस होल्ड्स भी वहाँ से परचेज करते हैं। बट जो ओरिजिनल मेथड आया था ना बेस्ट प्राइस का, वो होलसेल वाला ही था, कि भैया सिर्फ दुकानदार आए वो खरीदे जो बल्क में सामान लेना चाहते हैं। तो आप बेसिकली आप होलसेल मार्केट को विजिट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको और ऑप्शंस दिए हुए हैं। दे आर सेइंग भैया वेजिटेबल मार्केट भी घूम सकते हो, फ्रूट्स मार्केट भी घूम सकते हो, फ्लावर्स मार्केट भी घूम सकते हो, ग्रेन्स मार्केट भी घूम सकते हो, गारमेंट्स मार्केट भी घूम सकते हो। जहाँ मैं रहती थी पहले, मतलब इफ़ यू पीपल फॉलो मी मतलब ऑन यूट्यूब, तो तुम्हें पता होगा माई डैड वॉज अ फार्मर। तो वो जहाँ पे अपने मतलब जहाँ पे वो खेती का जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस आता था वो बेचने जाते थे, उस एरिया को हम मंडी बोलते थे। वो सफ़ीदो करके हरियाणा में एक जगह है, वहाँ होती है। वहाँ पे स्पेशल एक प्लेस है जिसका नाम ही उन्होंने मंडी रख दिया है, सफ़ीदो मंडी बोलते हैं हम उसे। वहाँ पे बाय चांस मेरी एक अच्छी दोस्त भी रहा करती थी, उसका घर था उस मंडी में। तो बेसिकली वो आए दिन ग्रेन्स के लीव्स को देखती थी, वहाँ पे कैसे डीलिंग होती है वो सब नोटिस करती थी। ओ भाई, मतलब वो देखने वाला नज़ारा हुआ करता था। आई रिमेंबर आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन आई वेंट देयर वंस एंड आई सॉ वहाँ पे क्या लगा हुआ था, ऑक्शन लग रहे थे, इतने में खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे। फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स बेसिकली अपने पूरे प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, जो भी उन्होंने उगाया होता है पूरा क्रॉप, उसको काट के लेके जाते हैं ट्रक्स ट्रॉलीज में भर के, ठीक है, और वहाँ पे अनलोडिंग करते हैं और वहाँ पे फिर खड़े होते हैं और फिर मोल भाव करते हैं, ऑक्शन के रूप में अपने पूरे प्रोड्यूस को बेचते हैं। जो पैसे आते हैं वापस उनको खाली ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से ट्रांजैक्शन चलती है, ठीक है। तो वो तो नज़ारा देखने लायक होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपने कभी होलसेल मार्केट की ट्रांजैक्शन देखी है, आपने कभी होलसेल मार्केट में जिस तरह से बिजनेस चलता है वो देखा है कि नहीं देखा है। नहीं देखा है तो ये प्रोजेक्ट सुन लो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी रिसेंटली आई वेंट इटारसी दशहरे पे, तो मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ सब्ज़ी लेने गई, ठीक है। तो वहाँ की इटारसी की सब्ज़ी मंडी क्या बनी हुई है, लाइक आई वाज सो हैप्पी सीइंग इट। वहाँ पे ना मतलब जिसने भी उसका डिज़ाइन बनाया था, क्या सोच के बनाया है पता है, मतलब वैसे उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन आई विल टेल यू डिज़ाइन किस तरह का है। यूँ थल्ले बने हुए हैं जहाँ पे वो इंसान बैठेगा और अपना सब्जी बेच रहा होगा, और उन थल्लों के नीचे देयर इज़ दिस नेट वाली जगह, एक पूरा कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसे आप लॉक कर सकते हैं। तो जो भी इंसान रेगुलर आता है वहाँ पे बेचने के लिए, वो अपना पूरा प्रोडक्ट जो भी बचता है एक दिन का, वो उन थल्लों के नीचे जो एरिया बना हुआ है नेट वाला, वहाँ पे स्टोर करके जा सकता है। मतलब यू डोंट हैव टू कैरी द होल थिंग टू योर हाउस एंड देन अगले दिन फिर उसको वापस लेके आओ। आप अपना सामान वहीं पे स्टोर करके रख सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान लाते हैं, लाइक तकिया, बिस्तर और ये सब के बीच में तो कभी लेट लें या कुछ भी कर लें, वो सारी चीज़ें भी जिनमें आप लाते हो सामान, पॉलीथिन्स वगैरह, वो सारी वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये, मैंने ऐसे डिज़ाइन पहले देखे नहीं थे, तो वॉज वेरी हैप्पी सीइंग दैट। बट बात आती है मेन, हम क्या कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ सब्ज़ी लेने गई। तो वाइल बाइंग हर इंसान से जिससे भी हम अच्छा कुछ मतलब 300-400 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे थे, वहाँ पे 300-400 रुपए में बहुत कुछ मिल रहा था। भोपाल में कुछ नहीं मिलता है। तो वहाँ क्या हुआ, मेरी बड़ी मम्मी हर एक इंसान से पूछ रही आज इसका बोरी का रेट क्या गया, मतलब आज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बोरी का रेट क्या गया। फॉर से हम संतरे खरीद रहे हैं तो संतरे की बोरी कितने में बिकी, क्योंकि वो डिपेंड करवाएगी कि आज कितना महंगा या कितना सस्ता संतरा मिलेगा। अगर बोरी का रेट हाई गया तो आज संतरा भी ज़्यादा पैसे का मिलेगा, बोरी का रेट कम गया तो संतरा भी आज सस्ता मिलेगा। ये होता है ऑक्शन। ये कहाँ होता है, ये होलसेल मार्केट में होता है, ठीक है।
तो होलसेल मार्केट की ट्रांजैक्शन देखने लायक होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती थी ना, दैट प्लेस इज नोन एज उरलाना कला, ठीक है, दैट्स अ गांव इन हरियाणा नियर पानीपत। सो वहाँ पे बेसिकली सुबह सब्जी मंडी, मतलब सब्जी मंडी एक बना रखी थी, वहाँ पे ऐसा ऑक्शन होता था। मैं हमेशा यूँ करती थी कि मैं एक बार तो उसे देखूंगी, एक बार तो देखूंगी, लेकिन आज तक लाइफ में कभी नहीं देख पाई। मैं 14 साल उस जगह पे रही हूँ, लेकिन कभी नहीं देख पाई, इतनी जल्दी उठ ही नहीं पाती थी। वहाँ पे 3 बजे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती थी, ऑक्शन शुरू हो जाता था, और 4 साढ़े 4 बजे तक सारी चीज़ें खत्म हो जाती थी। तो इतनी जल्दी तो कौन ही उठेगा और कौन ही जाएगा, मैं तो मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे तो। सो इस तरह से वर्क चलता है इनका। यूजुअली ये दिन शुरू होने से पहले ही अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है? फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ मर्चेंडाइज, मतलब आप सामान कहाँ से ला रहे हो, आपका सोर्स क्या है। लोकल मार्केट प्रैक्टिसेस, यहाँ पे लोकल मार्केट में किस तरह की प्रैक्टिसेस चलती है। मैंने बताया मतलब जैसे ऑक्शन होता है, मैंने आपको सफ़ीदों की मंडी का एग्जांपल दिया, मैंने उरलाना कला की सब्जी मंडी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको इटारसी की सब्जी मंडी का एग्जांपल दिया। हर एक जगह ऑक्शन का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक जगह होलसेल मार्केट की प्रैक्टिसेस डिफरेंट तरीके से होती है। तो वहाँ लोकली किस तरह की प्रैक्टिस चलती है, ये यू विल हैव टू आस्क देम। एनी लिंक्ड अप बिजनेस लाइक ट्रांसपोर्टर्स, पैकेजर्स वगैरह, कोई ऐसे लिंक्ड बिजनेस है क्या ट्रांसपोर्टेशन का या फिर पैकेजिंग का या फिर पैसे उधार पे देने का, मनी लेंडर्स, क्योंकि यूजुअली जो होलसेल वाले बिजनेस में होते हैं ना वो मनी लेंडर्स भी होते हैं, काफ़ी कमाते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, आई टेल यू अगेन सफ़ीदो मंडी का एग्जांपल, जो वहाँ पे वो लोग होते थे ना, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दिया कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे रहती थी, मेरी फ्रेंड के जो पापा थे ना वो मनी लेंडर का काम करते थे। वो किसानों को पैसा ब्याज पे इंटरेस्ट पे देते थे, ब्याज पे देते थे, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली आपको आज पैसा चाहिए सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, यू आर अ फार्मर, आप इनसे पैसे लीजिए, इनको ब्याज के साथ लौटा दीजिएगा जब आपकी फसल आ जाए। इस तरह से पूरी ट्रांजैक्शन चलती थी। तो वो मनी लेंडर्स वगैरह का भी काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रही, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। माइट भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिनके पापा ऐसे बिजनेस कर रहे होंगे, माइट भी आपके खुद के पापा मम्मी ऐसा बिजनेस कर रहे होंगे, तो आप रिलेट कर पाएँ एग्जाम्पल से, इसलिए आई एम गिविंग यू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। और अपने से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स ना हमें ज़्यादा याद रहते हैं और उसकी मदद से हम ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट याद भी रख सकते हैं, वो भी चीज़ है। नेचर ऑफ गुड्स डेल्ट इन, उस पर्टिकुलर मार्केट में किस तरह के नेचर में डीलिंग होती है, नेचर ऑफ गुड्स में डीलिंग होती है, किस तरह के गुड्स में डीलिंग होती है बेसिकली। टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स किस तरह के हैं। मोड ऑफ गुड्स डिस्पर्स, मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड। अब देखिए होलसेल मार्केट में 1-2 पीसेस नहीं बिकते, मैंने आपको बताया वहाँ पे बल्क में बिकता है, तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी होती है जिसमें वो सर्व करते हैं, वो आपको पता लगाना है। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द प्राइस फ्लक्चुएशंस, लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ मेरी बड़ी मम्मी, जिन्होंने हर किसी से पूछा कि आज बोरी का रेट क्या गया, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं होलसेल मार्केट में। आज बोरी का रेट 1000 गया है तो कल हो सकता है 300 रुपये जाए, ठीक है। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशंस किन कारणों की वजह से हो रहे हैं वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आज पीछे से माल नहीं आया, आज वहाँ पे दिल्ली में वो किसान लोग बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाई कंप्लीट, जिसकी वजह से माल यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो आज महंगा बिक रहा है। प्याज की प्रोडक्शन इस बार कम हुई है तो वो महंगी हो गई है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, इसकी वजह से आज प्राइसेस हाई गए हैं। देख रहे हैं ना पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ पहुँच गए हैं, है ना। बस ये भी आज के बाद जितनी भी चीज़ें आएंगी वो हर एक चीज़ महंगी होगी, 2 से 4 रुपये 5 रुपये। क्यों महंगी होगी? क्योंकि हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल या डीजल की वजह से होता है, दोनों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी नॉर्मल जितनी भी यूज़ करने वाली चीज़ें होंगी उसमें फ़र्क लाएंगी। इतना तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, इन्फ्लेशन, है ना। तो बस वही चीज़ है। फिर अच्छा ये ना जितना भी करंट में चलता रहता है ना, जैसे प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल का तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा करो, तभी इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाओगे आप। बिजनेस स्टडीज़ तो चलो समझ ही रहे हो, इकोनॉमिक्स भी अच्छे से समझनी है, तो रेगुलर टच में रहो चीज़ों के। सीजनल फैक्टर्स इफ एनी अफेक्टिंग द बिजनेस, कोई सीजनल फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा हो वो आप पूछ सकते हैं कि भैया कई सीजन्स होते हैं जिसमें बहुत प्रोडक्शन होती है, कई सीजन्स होते हैं जिनमें बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होती, तो आपके यहाँ पे किस तरह से लाइक ट्रांजैक्शन चलती हैं वो आपको पता करना रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता करनी रहेंगी। या फिर वीकली मंथली नॉन वर्किंग डेज कितने हैं, मतलब क्या होता है हर मंडी की कभी ना कभी छुट्टी होती है, तो वो छुट्टियाँ कितनी हैं, स्ट्राइक्स होती हैं क्या, कभी यहाँ पे लोग हल्ला बोल कर देते हैं क्या, मोड ऑफ पेमेंट
एलिमेंट क्या है, वेस्टेज और डेड स्टॉक को किस तरह से वो करते हो। जैसे देखो बोरी में अगर एक भी आलू सड़ जाए ना वो पूरी बोरी को सड़ा देता है। अब ये सड़े हुए आलू का तुम क्या करते हो, कहाँ फेंकते हो, इसे ऐसे ही फेंक के चले जाते हो। तो वो सारी चीज़ें, डेड स्टॉक का क्या करते हो, वेस्टेज का क्या करते हो, किस तरह से डिस्पोज करते हो, प्राइस फ्लक्चुएशन की नेचर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, कोई और एस्पेक्ट जो आपके टीचर बताए या आपको लगे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अपना कंटेंट रेडी करना है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि भैया देखो मैं मेन कंटेंट में क्या आने वाला है वो तुम्हें इंडिविजुअली यहाँ पे बता रही हूँ। प्रोजेक्ट के वो जो पेजेस होते हैं, एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में बताऊंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे मेन कंटेंट की बात हो रही है पहले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, विजिट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके सी, डिपार्टमेंटल स्टोर हम सब जाते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, कुछ भी लेना है, डिपार्टमेंटल स्टोर चल दो। जो भी अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं स्पेशली वो स्टूडेंट्स, और रूरल एरियाज़ वाले भी कभी ना कभी तो आते हैं अर्बन एरिया में, वो भी ऐसे स्टोर्स को विजिट करते ही हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने डिपार्टमेंटल स्टोर तो देखा होगा, लेकिन आपने क्या ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं? अगर नहीं की है तो फिर से जाओ एक बार डिपार्टमेंटल स्टोर पे और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो और इसी पे अपना प्रोजेक्ट बना दो। ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर लेआउट्स। मतलब आप कभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट करते हैं तो यू जनरली सी कि हर एक चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ बिलिंग काउंटर, उसके बाद प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो प्रोडक्ट्स कैसे रखे होंगे कि इधर खाने का सामान होगा, इधर कुकिंग वाला सामान होगा, इधर मसाले वगैरह होंगे, इधर मैगी वगैरह होगी, पास्तास, पापड्स जो भी होंगे, इधर कुकिंग ऑयल्स वगैरह होंगे, फिर उधर लाइक कपड़े धोने वाले बर्तन वो साबुन होंगे, फिर उधर बर्तन धोने वाले साबुन होंगे, फिर उधर हार्पिक वगैरह पड़ा होगा। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर लेआउट सेट किया जाता है ताकि किसी को भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ढूंढना है तो उसे ऐसा ना घूमना पड़े कि कभी मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी पड़ा है और उसके बगल में साबुन भी पड़े हुए हैं, फिर दूसरे साबुन आपको उधर मिलेंगे। तो ऐसे एक से दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए वो भी अनइवन वे में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये नोटिस करना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से बने हुए हैं और लेआउट किस तरह से है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में किस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। फ्रेश अराइवल्स कहाँ रखते हैं, यूजुअली आप देखना किसी भी स्टोर में जो फ्रेश अराइवल्स होते हैं ना वो सबसे पहले रखे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कल ही मैं रात को मॉल गई थी, मतलब शाम के टाइम पे कुछ खरीदना था मुझे, और मैं किसी भी स्टोर में विजिट कर रही हूँ ना, अब दिवाली ऑफर्स तो मैक्सिमम जगह चल रहे हैं कि 40%, 20%, 30% ऑफ चल रहा है दिवाली के चलते हुए। तो किसी भी स्टोर में आप घुसते हैं, आपको सबसे ज़्यादा आप किसको देखते हो, कौन से प्रोडक्ट्स को देखते हो, जो यहाँ रखे होते हैं या यहाँ रखे होते हैं। मैं हर अगले स्टोर में जा रही थी और मुझे उन वाले पीसेस में से कुछ ना कुछ पसंद आ रहा था। एंड व्हेन आई यूज्ड टू आस्क देम कि इनके ऊपर क्या दिवाली ऑफर चल रहा है, तो वो बोलते हैं मैम ये तो फ्रेश अराइवल है, इसके ऊपर कोई ऑफर नहीं है। ये चीज़ आपके साथ भी पक्का हुई होगी अगर आप भी मेरी तरह थोड़े शॉपिंग को लेके क्रेजी हैं। तो फ्रेश अराइवल्स अलग से ही कहीं डिस्प्ले होते हैं, वो दूसरे सामान के साथ मिक्स नहीं किए जाते क्योंकि इन पे वो कभी भी डिस्काउंट नहीं देते हैं। ठीक है, प्रमोशनल कैंपेन्स, जैसे मैंने आपको डिस्काउंट का बताया 1 पे 1 फ्री। यूजुअली जैसे मैं बोलूँ डीमार्ट जाते हैं या फिर बेस्ट प्राइस जाते हैं, वहाँ पे ना अलग से स्टॉल्स लगे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ ये वाला प्रोडक्ट फ्री जा रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ ये वाला फ्री बेच रहे हैं हम, इसके साथ हम दिवाली के चलते हुए कैंडल्स फ्री बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें वो प्रमोशन के लिए करते हैं ताकि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो और ज़्यादा इनकी बिक्री बने। और ये वो यूजुअली अलग से रखते हैं, मतलब ये अलग से स्टॉल्स बना के रखते हैं ताकि आपका ध्यान जाए सीधा, मतलब जब भी ऐसा कुछ होगा ना डिस्काउंट वाला, वो आपके सामने सीधा हाईलाइट करते हुए रखेंगे ताकि आप रोक ही ना पाएँ अपने आप को उस चीज़ को खरीदने से। स्पेसेस एंड एडवर्टीजमेंट्स, किस तरह से वो एडवर्टाइज करते हैं, किस स्पेस को वो यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइज करने के लिए। असिस्टेंस बाय सेल्स पर्सनल, क्या आप वहाँ पे गए, आप खड़े हुए, आपको इसका छोटा साइज चाहिए था और आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा और कोई दिखाई भी दे रहा है, आप उसको एक्सक्यूज़ भी कर रहे हैं बट वो आपको इग्नोर कर रहा है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? या फिर आप गए, आपने कोई प्रोडक्ट उठाया और यहाँ से 4 लोग आ गए। कल मैं वो खरीदने गई थी परफ्यूम, वाइल बाय परफ्यूम। वहाँ पे एक्चुअली क्या था, वहाँ पे एक सिस्टम था कि अगर आप कोई भी परफ्यूम बेचेंगे, जो पर्टिकुलर ब्रांड्स आपके अंडर होंगे, सेल्समैन को उस पर इंसेंटिव मिलेगा।
ओ भाई, कल मैंने 100 से ज़्यादा परफ्यूम वो कर लिए थे, स्मेल कर लिए थे, और मेरा सर ऐसे चकरा रहा था। आज सुबह भी मैं जब उठी, आई टुक अ बाथ एंड देन उसके बाद मैंने अपने आप को स्मेल किया एंड इट वाज लाइक वो फ्रेग्रेंस आ रही थी, क्योंकि मैंने कल इतने सारे परफ्यूम लगा लिए थे। एवरी अदर सेल्स पर्सन वॉन्टेड टू सेल फ्रॉम हिज स्टोर ताकि उसको इंसेंटिव मिले, और उसके चलते उन्होंने मेरी बैंड बजा दी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्मेल करवा दिया उन्होंने। ठीक है, तो वहाँ पे असिस्टेंस कैसी है सेल्स पर्सन द्वारा, क्या वो बिल्कुल लाइक एक्टिव है या फिर वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते आपकी तरफ, वो वाला कौन सा एस्पेक्ट कवर करना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद बिलिंग काउंटर एट स्टोर, कैश, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, स्वाइप फैसिलिटी। बिलिंग काउंटर किस तरह के है, क्या यूँ तो नहीं है कि 2 ही बिलिंग काउंटर बनाए हुए हैं और पब्लिक भर भर के है, मतलब लंबी लाइन बनी हुई है बिलिंग के लिए, ऐसा तो नहीं है। या फिर बिलिंग काउंटर बहुत सारे हैं, सारे एक्टिव हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड सब चल रहा है, पेटीएम की उन्होंने वो रखी हुई है, बारकोड रखी हुई है, स्लाइप बोल रही मैं, व्हाट वी कॉल इट यार, स्वाइप फैसिलिटी है कि नहीं है, पीओएस मशीन्स होती है ना पॉइंट ऑफ सेल्स वाली, उसमें स्वाइप फैसिलिटी है कि नहीं है, वो सारे आपको नोटिस करके आना है। ये सारी चीज़ें हम प्रीटी श्योर आप देखते होंगे, लेकिन आपने कभी उतने गहराई से नोटिस नहीं किया होगा, उतना गौर नहीं किया होगा। इस बार आपको करके आना है क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है। एडिशनल फैसिलिटीज़ ऑफर्ड टू कस्टमर, और फैसिलिटीज़ कौन कौन सी दे रहे हैं कस्टमर्स को वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और एनी अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट, इसके अलावा कोई और रेलेवेंट एस्पेक्ट अगर आपको लगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। नाउ इट कम्स टू हमारा 5वां जो ऑप्शन है जहां आप फील्ड विजिट के लिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम प्रोजेक्ट 1 पे ही हैं। प्रोजेक्ट 1 में 5 पार्ट्स थे जो आप ट्राई कर सकते हैं। 5वां पार्ट ये है विजिट टू अ मॉल। आई एम प्रीटी श्योर आप सब एक ना एक बार मॉल तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन इस बार आपको मॉल जाना है इन पॉइंट्स के साथ, क्योंकि आपको ये सब पॉइंट्स ऑब्जर्व करके आना है। आई डोंट नो मैं पूरे टाइम एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व को क्यों मिक्स कर रही हूँ, बट फीलिंग्स पे जाना ऑब्जर्व बोल रही हूँ मैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ फ्लोर, शॉप्स ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड। आपको सबसे पहले तो ये पता लगा के आना है कि भैया उस पर्टिकुलर मॉल में कितने फ्लोर्स हैं। मैंने पर्सनली आज तक जितने भी मॉल्स विजिट किए हैं, आई हैव मैक्सिमम सीन 6 फ्लोर्स। वो भी मतलब ऐसा है कि जो बहुत फेमस लाइक सिटीज़ होते हैं वहाँ के फ्लोर्स इतने ऊंचे जाते हैं, वरना बेसिक सिटीज़ के तो मैंने 4 और 5 देखे हैं मैक्स टू मैक्स फ्लोर्स। हाँ, उसमें कई बार ये होता है कि मॉल का साइज़ बड़ा होने के कारण नंबर ऑफ स्टोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ शॉप्स वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फ्लोर्स मैक्सिमम 6-7 तक ही देखे हैं, 6 ही बोलूँ अगर मैं सही से तो आपको फ्लोर्स नोटिस करना है। उसके बाद आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि क्या इस मॉल में सारी के सारी स्टोर, सारी की सारी शॉप्स ऑक्यूपाइड हैं या कोई अनऑक्यूपाइड भी है, मतलब कोई खाली दिख रही है आपको। जो पुराने मॉल्स होते हैं ना जो ज़्यादा चलते हैं, जैसे भोपाल में है डीबी सिटी, ये बहुत चलता है और ये सबसे पुराना है, तो यहाँ पे ना अब कोई शॉप खाली नहीं दिखती। अगर कोई खाली दिख भी रही है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है जिसमें कुछ नया शुरू होने वाला होता है। लेकिन आप नए मॉल्स देखिए, लाइक भोपाल में ही C21 है, आशिमा है, इनमें बहुत सारे शॉप्स खाली रहते हैं। वैसे अब इनको मैं नया तो नहीं बोलूँगी, इनको भी 5-6 साल हो गए हैं खुले हुए, बट वो एरियाज़ ऐसे हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण लाइक वहाँ पे शॉप्स खाली रहती है क्योंकि इतना क्राउड नहीं होता। जिसमें फुटफॉल ज़्यादा होगा, फुटफॉल बोले तो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा आते होंगे, उन सारी जगहों पे आप हमेशा नोटिस करेंगे शॉप्स हमेशा ऑक्यूपाइड ही रहती हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स कि हमारी शॉप उस मॉल में हो जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, ताकि ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को देखें और ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें और बिक्री ज़्यादा हो। सो अनऑक्यूपाइड और ऑक्यूपाइड शॉप्स नोटिस करनी है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हर मॉल में ना एक वो होता है, प्रिंट होता है कि भैया यहाँ पे कौन से फ्लोर पे कौन सी स्टोर है। वो जैसे डीबी सिटी में भी उन्होंने ऐसे पिलर्स बनाए हुए हैं, उसमें लिखा होता है, लाइट वाला कुछ है, उसमें लिखा हुआ है इस फ्लोर पे इतने स्टोर हैं, इस फ्लोर पे इतने स्टोर्स हैं, ये है वो है, आपको आराम से पता चल जाता है, आप वो देख के भी पता लगा सकते हैं। फिर है नेचर ऑफ शॉप्स, देयर ऑनरशिप स्टेटस। अब आप देखेंगे मैक्सिमम किस नेचर की शॉप्स वहाँ पे हैं और ऑनरशिप स्टेटस कैसा है, क्या वो लोग रेंट पे हैं उस पर्टिकुलर स्टोर में या फिर उनकी खुद की है वो स्टोर। ये आपको इंडिविजुअली स्टोर्स में जाके कंफर्म करना पड़ेगा लोगों से जो वहाँ पे बैठे हुए हैं।
नेचर ऑफ गुड्स डेल्ट इन लोकल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादातर सोर्स कौन से ब्रांड्स के हैं, इंटरनेशनल या फिर लोकल, मतलब इंडियन ब्रांड्स की हैं। सर्विस बिजनेस, शॉप्स, स्पास, जिम, सलून्स, हर मॉल में ऐसे फैसिलिटीज़ आपको मिल ही जाते हैं। डीबी की बात करो तो यहाँ पे लुक्स है, टैटू बनाने वाला है, सैलून है बहुत सारे, और स्पाज हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसमें मिल ही जाती है। और कुछ लोग तो अपने वो मसाजर वाली जो वो होती है ना चेयर्स, वो साइड में लेके बैठे होते हैं, मतलब 100 रुपये चार्ज करते हैं 15-15 मिनट के। 100 में कम बोल रही, 200 था लास्ट टाइम, 250 था लास्ट टाइम आई गेस, हाँ 250 था। तो वैसी भी फैसिलिटीज़ होती हैं। रेंटेड स्पेसेस, ओन स्पेसेस, अगेन ये भी उस नेचर का ही है कि आपको ऑनरशिप स्टेटस पता करके आना है कि क्या शॉप उनकी खुद की है, नहीं है तो क्या वो रेंट पे है, कैसे है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशनल स्कीम्स, जैसे अभी डीबीसीटी की बात करो, कल ही गई थी मैं, इतना प्यारा बनाया हुआ था इन्होंने। यहाँ पे पूरा सजावट थी इस वाले एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है डीबीसीटी का, ठीक है, यहाँ पे पूरी सजावट थी। आई विश मैं फोटो खींच के आती, ठीक है। तो उन्होंने सजावट कर रखी है और वहाँ पे फिर अलग अलग दिवाली के ऑफर्स भी लिखे हुए हैं, अलग अलग पैम्पलेट्स हैं, अलग पैम्पलेट्स नहीं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं जिसमें दिवाली के ऑफर्स है। तो प्रमोशनल स्कीम्स वगैरह आप उससे देख सकते हैं। मोस्ट विजिटेड शॉप्स, आप कुछ स्टोर्स होते हैं जो बहुत विजिट होती हैं और कुछ स्टोर्स होती हैं जो खाली पड़ी रहते हैं। जैसे मैंने इंडिविजुअल ब्रांड्स देखे हैं, जैसे कल मैं पेपे पे गई थी, आई वेंट टू लुइस फिलिपी, और कहाँ गई थी, आइकॉनिक, नहीं आइकॉनिक पे बाद में गई थी, वहाँ पे तो अच्छा सारा, मतलब कुछ स्टोर्स थे जो इंडिविजुअल ब्रांड्स रखती हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत कम नंबर, मतलब नंबर ऑफ लाइक पीपल बहुत कम होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रांड्स है। ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, पेंटालून्स, मैक्स, शॉपर स्टॉप, आइकॉनिक, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपको ब्रांड्स बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अब आपको ब्रांड्स सारे के सारे अगर एक ही स्टोर में मिल रहे हैं तो आप अलग से क्यों कहीं जाओगे, वो चीज़ भी हो जाती है। तो आपको वो नोटिस करके आना है कि मोस्ट विजिटेड शॉप्स कौन सी हैं वहाँ पे। स्पेशल अट्रैक्शंस ऑफ द मॉल, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन एंड सिनेमा, हर एक मॉल में ये सारी चीज़ें भी होती हैं खाने का, क्योंकि भैया लोग आएंगे, घूमेंगे, 4-4 फ्लोर घूमेंगे तो भूख तो लगेगी ना, चाहे घर से कितना भी खा के जाएंगे। फूड कोर्ट होगा उनके लिए। उसके बाद गेमिंग जोन, कई लोग मज़े करने भी आते हैं मॉल में, दोस्तों के साथ घूमने आएंगे तो फिर क्या करेंगे, गेम जोन में ही जाएंगे। मैं ना, पता है, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय कोचिंग क्लासेस, मैं अपने दोस्तों के साथ बंक करके यहाँ जाया करती थी, बहुत जाती थी, बहुत ज़्यादा। एक बार तो हमें मतलब यूँ बंक करना था, हमने ऑन स्पॉट प्लान बनाया कि चलो यार आज मन नहीं है क्लास अटेंड करने का, लेट्स गो वहाँ पे चलते हैं। तो हमारा ना पूरा मतलब ऐसे था, मतलब पूरी ना वो रूम भरी रहती थी। दिग्रज वाज आल्सो देयर इन दैट कोचिंग ओनली, हम दोनों साथ में ही थे उस कोचिंग क्लास में, बट हमारे ग्रुप्स डिफरेंट थे। तो बेसिकली क्या था कि इतना सा रूम था और उसमें भर के लोग बैठते थे, 150 प्लस लोग बैठते थे। तो बहुत कंजस्टेड एरिया होता था आपका बैठने का और निकलने का, बस चेयर्स होती थी और आपको बस पैर रखने की जगह होती थी। तो एक बार लास्ट मिनट पे प्लान हुआ कि चलो बंक करते हैं। तो जो लोग इधर बैठे हुए थे ग्रुप के, वो लोग तो निकल गए, लेकिन इतने में सर आ गए और हम खड़े थे 3 फ्रेंड्स और हम निकल ही रहे थे, एंड सर वो स्टैंडिंग देयर। अब हम करे तो करें क्या, तो हमने बोला छोड़ो शर्म, हम फट से वहाँ से निकले। सर वहाँ से हंस रहे कि मेरे सामने ही बच्चे बंक करने के लिए जा रहे हैं, और हम फट से भाग गए। उस दिन हमने बहुत मस्ती की थी गेमिंग जोन में। सो गेमिंग जोन फ्रेंड्स लोग जाते ही हैं, तो ये भी मॉल्स में यूजुअली होते हैं। और सिनेमा, फिल्म देखने, ज़्यादातर लोग फिल्म्स देखने सिनेमा मतलब ऐसे ही मॉल्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी और सब चीज़ें रहती है, मतलब फैसिलिटीज़ भी रहते हैं खाने पीने वगैरह की। इनोवेटिव फैसिलिटीज़ क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देख के आ सकते हो। पार्किंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मतलब किस तरह से पार्किंग होती है। कल तो डीबीसीटी में पार्किंग ही नहीं थी, पार्किंग वॉज फुल, हमें बाहर खड़ा करके आना पड़ा, इतना भरा हुआ था लिटरली दिवाली के चलते हुए, मतलब इतना ऐसा लग रहा था मेला है जैसे। बिल्कुल पार्किंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, एक गाड़ी की भी नहीं, वो चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के आनी है कि क्या पार्किंग फुल हो जाती है बहुत नॉर्मली, या फिर अच्छी स्पेस है, और क्या है, कैसे है। और इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आपका टीचर भी बताए तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट 1 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है फाइनली। नाउ विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट 2 का डिस्कशन। प्रोजेक्ट 2 है हमारा केस स्टडी ऑन अ प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट चुनेंगे और उसको निचोड़ लेंगे, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक अ प्रोडक्ट हैविंग सीजनल ग्रोथ एंड रेगुलर डिमांड विद विच स्टूडेंट कैन रिलेट। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसकी सीजनल ग्रोथ होती है, मतलब सीजन में ही वो उगाया जाता है, लेकिन उसकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है,
ठीक है। तो वो आपको वो लेना है, प्रोडक्ट लेना है, जिसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से भी आप कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसके अलावा भी आप कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। और अगर आपकी टीचर ने, क्लास टीचर ने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बोला है तो आप वो लेंगे, ठीक है, ऐसा रहेगा। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि ये मत कीजिएगा कि मैं आपको इतने सारे ऑप्शन दे रही हूँ तो आप टीचर की, मतलब टीचर की ना सुने, आपकी क्लास टीचर की ना सुने। क्लास टीचर जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोले उसी पे बनाइएगा। अगर आपका मन नहीं है उस पे बनाने का, आपने कुछ और प्लान करा हुआ है, दूसरी चीज़ जो आपकी इंटरेस्ट लाइन की है, पहले उनसे परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स वही देने वाली हैं। पता चले तुम देख रहे हो पायल मैम ने 5 प्रोजेक्ट्स बताए थे, इनमें से मेरे चॉइस वाला तो ये है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला, क्योंकि मुझे तो आगे बिजनेसेस में करना है, बट टीचर ने फील्ड विजिट वाला बोला था तो नहीं, छोड़ो फील्ड विजिट को, हम तो ये वाला करते हैं। टीचर अंडा दे देगी फिर तुम्हें, है ना, 0 मार्क्स दे देगी तुम्हें, ठीक है, तो वो चीज़ मत करना। यहाँ देख लो, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। इनमें से कौन कौन से हैं? पहले लिखा हुआ है एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर। आपको सबको पता होगा कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल सबसे ज़्यादा बढ़िया कंसिडर किए जाते हैं। नागपुर के ऑरेंजेस बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश के मैंगोज बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। पंचगनी के स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी मानी जाती हैं। राजस्थान का एलोवेरा बहुत अच्छा माना जाता है। कश्मीर के वॉलनट्स, आलमंड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। आलमंड्स का मुझे नहीं पता था, पर वॉलनट्स तो जब हम जाते हैं माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी तो वॉलनट्स ही लेके आते हैं प्रसाद में, राइट। जैक फ्रूट साउथ का बहुत अच्छा माना जाता है। कोकोनट भी साउथ का बहुत अच्छा माना जाता है बाय द वे। इलाहाबाद के गुआवास, क्या बोलते हैं गुआवास को हिंदी में? अमरूद। अमरूद इलाहाबाद के बहुत फेमस है। नॉर्थ ईस्ट का पाइनएप्पल बहुत फेमस है। असम की टी बहुत फेमस है। सिक्किम और मेघालय के ऑर्किड्स बहुत फेमस हैं। मणिपुर का पॉटरी बहुत फेमस है। कोस्टल एरिया के फिशेस बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप चुन सकते हैं, मतलब सारे नहीं चुनोगे आप, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट चुनोगे जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट छुपा हुआ है। अगर मैं होती ना 11th में जब मैं थी तब तो ठीक था, जो भी था मैंने बना लिया, लेकिन आज की डेट में अगर मैं होती ना 11th में तो मैं अपना प्रोजेक्ट या तो फर्स्ट वाले में से बनाती अगर टीचर ने फ्रीडम दी होती, या फिर इसमें से बनाती। ये प्रोडक्ट वाला बनाना ना बहुत अमेजिंग रहेगा, मतलब इसमें इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढने जाएंगे, उसकी हिस्ट्री मिलेगी, उसकी स्पेशलिटी मिलेगी, उसके टाइप्स मिलेंगे, उसकी 100 चीज़ें मिलेंगी, तो मतलब बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। और ये इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है प्रोजेक्ट बनाना। इसमें आप अपनी भर के क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक चुन लो आप, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये बोल रहे हैं रिसर्च फॉर चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एप्पल्स इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग प्लकिंग एंड नॉन प्लकिंग सीजन। आपको एक चीज़ पता लगानी है कि प्राइस में कितना चेंज आता है। देखें, आपने देखा होगा हमेशा एक सीज़न ऐसा होता है जब उस पर्टिकुलर चीज़ की उपज होती है, ठीक है, उस सीज़न में वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है, लेकिन दूसरे सीज़न में आप देखें तो वही चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ, एक सीज़न में टमाटो बहुत आते हैं, बहुत भर भर के आते हैं, उसमें वो बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, 5 रुपये 10 रुपये किलो मिल रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि टमाटर 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये किलो भी मिल रहे होते हैं। तो वो ऑब्वियसली क्रॉप की प्रोडक्शन पे है और सीजनैलिटी पे भी है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कितना प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है और किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इफेक्ट ऑन प्राइस इन एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भैया कश्मीर में एप्पल उग गए हैं, लेकिन कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन बंद है क्योंकि बीच में किसी ने प्रोटेस्ट कर रखा है, गुज्जर्स बैठे हुए हैं लाइनों पे, तो क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन बंद है। आ पाएंगे कश्मीर के एप्पल्स यहाँ तक? नहीं आ पाएंगे। तो उससे प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो चुनिंदा लोग ला पाएंगे वो उसको बहुत महंगे प्राइसेस में बेचेंगे। इकोनॉमिक्स बेसिक लगानी आती है ना, आई एम प्रीटी श्योर आती होगी। इफेक्ट्स ऑन प्राइसेस इन एब्सेंस ऑफ सुटेबल वेयर हाउस फैसिलिटीज़। भाई कश्मीर में एप्पल उग गए लेकिन उनके पास वेयर हाउस फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब वो कहीं स्टोर तो नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? सस्ते दामों में बेचना शुरू कर देंगे। यही होगा ना, मेरे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो मेरे पास जितने का भी वो आएगा कोटेशन, मेरे को उसी में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ, सड़ जाएंगे बिना सड़क पे पड़े पड़े। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज कौन कौन सी ड्यूटीज कर रहे हैं? कुछ वेयर हाउसेज होते हैं पैकिंग करने का काम करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो आइए इनके वाले वेयर हाउसेज क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन, प्राइसेस नियर द प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड अवे। भाई कश्मीर के एप्पल कश्मीर में सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे महंगे मिलेंगे। हम हिमाचल गए थे, मनाली घूमने के लिए गए थे, तो मनाली में उस टाइम पे एप्पल का सीजन था। जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ के मतलब अराउंड पूरे होटल का जो एरिया था उसमें एप्पल की प्रोडक्शन थी। मतलब ऐसा था, हम नीचे उतरते थे
साइडों में मतलब सीढ़ियों से उतर रहे हैं और वहाँ पे एप्पल लगे होते थे, हम तोड़ तोड़ के खा रहे थे और हमने वहाँ पे पता किया वहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए किलो एप्पल मिल रहे थे। वही तुम यहाँ पे आके ढूंढो 420 450 इतने में मिलते हैं। तो वहाँ जहाँ उगते हैं, जहाँ पे उसकी उपज होती है, वहाँ पे वो सस्ते मिलते हैं, लेकिन दूसरे एरियाज पे वो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके प्राइसेस को बहुत बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें नोटिस करके आनी है। सो प्रोडक्ट के प्राइसेस में दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो ये वाला पोर्शन आपके काम करनी है। एक्चुअली मैंने क्या है, सीबीएसई की पूरी नोटिफिकेशन को उठा के यहाँ पे वो करवा लिया था, कॉपी करवा लिया था, बट ये वाली आपके टीचर के लिए, बाकी सबके लिए, ये आपके लिए नहीं है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रोजेक्ट ऑप्शन जो आपको प्रोवाइडेड है, वो है एड्स टू ट्रेड। मतलब ऐसी चीजें जो कि ट्रेड को स्मूथ बनाने में, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करती है। अब इसमें किन किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे? अब देखिए, एड टू ट्रेड में तो बहुत सारी चीजें आती है जो हम पढ़ भी चुके हैं हमारे बेसिक सिलेबस में। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक चीज बता दी है, दैट इज इंश्योरेंस। ये बोलते हैं एड टू ट्रेड में अगर आपने इंश्योरेंस को सेलेक्ट किया तो इंश्योरेंस में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना मेन कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट दे से हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, मतलब आपको इंश्योरेंस की हिस्ट्री लेके आनी है। मतलब देखिए, वैसे अगर मैं बोलूँ तो बुक्स में हिस्ट्री इंश्योरेंस की इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ही न्यू वाली देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ग्रंथों में जाके देखो ना, तो इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली इंश्योरेंस के नाम से उसे नहीं जाना जाता था, लेकिन इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, देवी देवताओं के टाइम की है टाइप्स। ठीक है, तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो इन द हिस्ट्री। फिर डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसमें आप बताएंगे कि पहले कोई अलग से बॉडी नहीं हुआ करते थे इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन आहिस्ता 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 कुछ कुछ कर कर करके आज की डेट में इतनी बढ़िया हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करती हैं। फिर आप चाहो तो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के बारे में भी कुछ बता सकते हो कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, इनिशियल डिस्कशन किस तरह से हुआ करते थे पार्लियामेंट में, देन उसके बाद किस तरह से वो पर्टिकुलर अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में आई, दैट ऑल्सो यू कैन टेल। फिर है इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं? ऑब्वियसली यू वोंट मेंशन ईच एंड एवरी वन, मतलब एवरी कंपनी, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, जिनका बहुत मेजर रोल है, जिनका मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है, उनको आप मेंशन कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जब हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। मैंने तो सीएस के फाइनल ईयर में मतलब फाइनल स्टेप में इंश्योरेंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, तो मैंने इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इनके बारे में, बट आप पढ़ सकते हैं और आप बता सकते हैं वहाँ पे कंटेंट में भी। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब लिख क्या सकते हैं, आपको लिखनी ही पड़ेंगी। बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप, ऑर्किड्स, एनिमल, पोल्ट्री और इंश्योरेंस टू द फार्मर्स। ओके, बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको आज की डेट में भी नहीं पता कि उनके लिए इतने सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आती रहती है। और एक टाइम तो आया था जब हर अगले दिन ये न्यूज़ आती थी, यहाँ पे इस फार्मर ने सुसाइड कमिट किया, यहाँ पे इस फार्मर ने सुसाइड कमिट किया। अब ये फार्मर्स क्यों सुसाइड कमिट करते थे? क्योंकि इनकी क्रॉप किसी ना किसी कारण की वजह से खराब हो जाती थी, स्पॉइल हो जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए एक इंश्योरेंस रखा हुआ है, आप अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो अगर क्रॉप नष्ट होएगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। ये पता ही नहीं होता फार्मर्स को। अगर आपके आसपास कोई फार्मर है देसी देहाती जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप उन्हें बता सकते हैं, आप उन्हें अवेयर करा सकते हैं। सी, बिजनेस स्टडीज या कुछ भी पढ़ने का, स्कूल में इतना पैसा वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है? वैसा पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर पैसा किस तरह से आप जो लगा रहे हो उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल ले सकते हो, वो इस तरह से ले सकते हो कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, आप उन्हें अवेयर कर सकते हो चीज़ों के बारे में। ठीक है, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। पैसा वेस्ट मैंने गलत बोल दिया, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम जो पैसा लगाते हैं दैट्स एन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, राइट। बट वही है कि वो इन्वेस्टमेंट होगी या वेस्टेज होगी, डिपेंड करेगा आप उसको कितनी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हो गया, बेनिफिट्स हो गया, टर्मिनोलॉजीज यूज। अब भाई इंश्योरेंस में प्रीमियम पे होता है, इंश्योरेंस में क्लेम होता है, इंश्योरेंस में फेस वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है, सरेंडर वैल्यू होती है। ये सब क्या है, इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन उनके मीनिंग्स वगैरह।
एनेक्डोट्स या फिर इंटरेस्टिंग केसेस ऑफ इंश्योरेंस। एनेक्डोट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरीज जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने में और अच्छे से मदद करे। और बहुत सारे केसेस होते हैं, लाइक मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया, टाई अप नहीं मतलब मैंने उनसे इंश्योरेंस खरीदा था, बट क्लेम के टाइम पे वो मुकर गए, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो मैंने उनके अगेंस्ट केस कर दिया कोर्ट में जाके। तो ये केस स्टडी हो जाएगी। अगर कोई फेमस केस स्टडी है, जो कि बहुत सारी है, इंश्योरेंस को रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं, वो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। Then reference of films depicting people committing fraudulent acts with the insurance companies। आप ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं फिल्म्स का जो कि इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा भी फ्रॉड होते हैं, और कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी, मतलब कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी फ्रॉड करते हैं। ऐसे मानिए कि आपने वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी है वो, ओ माई गॉड, OMG, जिसमें वो है अक्षय कुमार है जो भगवान बनते हैं, राइट। तो बेसिकली उस मूवी में क्या था कि भैया एक बंदा था जिसकी शॉप खराब हो गई, तो उसने इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट और भगवान जी के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट केस किया कि अब देखना है कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है पैसे पे करने की। यही था ना उसका मेन गोल। तो यहाँ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आप जाते हो तो वो बोलते नहीं ये वाली इवेंट तो हमारे उसमें कवर्ड ही नहीं थी, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो ये फ्रॉडुलेंट एक्ट थी जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा हुई। तो ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो, और ऐसी फिल्म्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। और ऐसी भी फिल्म्स बनी है जहाँ पे इंसान धोखाधड़ी करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस लेंगे और उस गाड़ी को कहीं छुपा देंगे या दोस्त को दे देंगे, बोलेंगे ऐसे वो कर कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे। गाड़ी भी आपके हाथ में, इंश्योरेंस क्लेम भी आपके हाथ में। व्हाट एन आइडिया। बट करना मत ट्राई, पकड़े गए ना बहुत गंदी तरह जेल जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। और ऐसी कोई मूवी बनी हुई है तो आप भी डिपिक्ट कर सकते हो। ऐसी आई एम श्योर बहुत सारी मूवीज़ बनी होंगी या किसी ना किसी मूवी में इस तरह का सीन डिपिक्ट किया होगा, तो आप ये चीज़ भी बता सकते हो। तो एड टू ट्रेड में सिर्फ इतना ही मैं आपको बता रही हूँ। एड टू ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस को कवर किया है। नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, दैट इज प्रोजेक्ट नंबर 4, और ये है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड। सी, जब इंडिया में हम बाहर से सामान मंगवाते हैं दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट, और जब हम इंडिया से बाहर सामान ले जाते हैं या भेज देते हैं उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। दोनों ही चीज़ों में फॉरेन एक्सचेंज का रोल आता है, बाहर की करेंसी का रोल आता है, जिसके कारण आप अपना प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ये हो सकता है आप पैसों में लगा रहे हो, रुपए में लगा रहे हो, डॉलर्स में कमा रहे हो, तो इस तरह से भी हो जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जितने लोग मैंने पर्सनली खुद मिली हूँ मैं उनसे, काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं वो, ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप उसके रिगार्डिंग भी एक लाइक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में। अगर कोई इंसान सोचता है तो उसे क्या प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक एक बार मेरी चाचू ने चाइना से मशीन मंगवाई थी। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं बाहर से, तो चाचू ने मशीन मंगवाई थी, तो उसमें इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर लगा था। इतनी जिद्दोजहद, मतलब ये कस्टम वाले होते हैं ना, ये कभी भी ब्राइब दे के काम नहीं करते। मतलब जितने होते हैं छोटे मोटे लेवल पे स्पेशली, वो लोग ब्राइब लेने से सीधा सीधा इनकार कर देते, बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप्स बिहेव करते हैं या होते हैं शायद, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ मंगवाना होता है या कुछ भी आप भेज रहे हैं यहाँ से, तो उस टाइम पे आपको उनके जितने भी नॉर्म्स होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसका एक रीज़न है, जब हम बाहर अपनी कोई चीज़ भिजवाते हैं, ठीक है, तो ऐसे मानिए कि अब वो आपके नाम से नहीं बिकेगी, इट वोंट बी कॉल्ड। अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बाहर भेज रही हूँ खुद के हाथ से बना के, तो बाहर ये नहीं बोला जाएगा कि पायल पोपली ने प्रोडक्ट बना के भेजा है, बाहर बोला जाएगा एक इंडियन ने प्रोडक्ट बना के भेजा है, इम्पोर्ट मतलब इंडिया से आई है ये चीज़, तो आपके देश का नाम वहाँ जुड़ जाता है। तो जब आपके देश का नाम वहाँ जुड़ता है तो ऑब्वियसली आप कोई भी माल को बाहर नहीं भिजवा सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो एक सेट स्टैंडर्ड का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, राइट। तो बस वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। It says the student should identify a product of their city, country which is imported or exported. They are required product देखना basically. They are required to find the details of the actual importance in their okay. So they are saying कि कोई भी एक प्रोडक्ट चुनो जिसका इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है, और उसको इंपोर्ट करने की या एक्सपोर्ट करने का क्या लंबा प्रोसीजर है, उस पूरे प्रोसीजर को बैठ के पढ़ो,
ठीक है, या पूछो। इसके लिए आप किस किस से मदद ले सकते हो? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से ले सकते हो, किसी बैंकर के पास बैठ सकते हो, किसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास बैठ सकते हो। तुम तो बैठ सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों बैठेगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये सारे काम तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी जुगाड़ नहीं होगी, जब तक आपका कोई दोस्त नहीं है जिसके पेरेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपके उस दोस्त से अच्छी रेपो है, तो आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन अदरवाइज आपको किसी ना किसी की जुगाड़ लेनी पड़ेगी, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, या फिर आप अपने टीचर को बोल सकते हो, वो आपके लिए कोई मीटिंग अरेंज करा सकते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर से, या फिर बैंकर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले इंसान से। मतलब उनको बोलो स्कूल में ही बुलवा दो, हम पूछना चाहते हैं उनसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का इवैल्यूएशन ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन पे, जो कि है प्रोजेक्ट 5, अ विजिट टू अ स्टेट एम्पोरियम। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, ये वाला प्रोजेक्ट सिर्फ वही स्टूडेंट्स चुनिएगा जिनको फोक आर्ट में, कल्चर में, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में स्टेट की डीपर अंडरस्टैंडिंग रखने में इंटरेस्ट हो। अगर आपका इनमें से किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। मैंने हर प्रोजेक्ट में बताया है कि आप तभी चुनिएगा जब आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग चुने, मतलब वही लोग इस प्रोजेक्ट को चुने जिनका कल्चर से, फोक आर्ट से, क्राफ्टमैनशिप से, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, हमारे लाइक स्टेट के प्रोडक्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग से कोई रिलेशनशिप हो, या फिर कोई इंटरेस्ट हो आपका। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ इसका, स्टेट एम्पोरियम्स में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको ऑथेंटिक वहाँ पर्टिकुलर स्टेट की बनी हुई चीज़ों के बारे में पता करने को मिलता है। जैसे एमपी में अगर आप किसी स्टेट एम्पोरियम में जाते हो तो आपको चंदेरी प्रोडक्ट या यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पे जैसे मटके, कलरफुल मटके भी बहुत फेमस है, तो आपको स्टेट एम्पोरियम में वो चीज़ दिख जाएगी। बट अगर अगेन आपका इंटरेस्ट नहीं है मटके देखने में, आपको बहुत ही अजीब लगता है वो सब चीज़ें देखने में, क्योंकि मैंने देखा है ये सब चीज़ें हर किसी के इंटरेस्ट की नहीं होती। मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, लेकिन हर एक इंसान का नहीं होता। स्पेशली द गाइस, दे प्रेफर कि थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें देखें इंस्टेड ऑफ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं हमेशा मेंशन कर देती हूँ। तो आप देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें भी कंटेंट आपको बहुत मिल सकता है, बहुत। यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी बहुत मिल सकते हैं। आप लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई चीज़ों की पिक्चर्स लगा सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, उनके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, अपना पूरा क्रिएटिव माइंड अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन ये सब कब हो पाएगा? जब आपका इंटरेस्ट होगा, आप और ज़्यादा रिसर्च करोगे, और ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको और बहुत कंटेंट मिल जाएगा। बट वाइस वर्सा नहीं हुआ तो कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको लगेगा यार इसमें तो लिखने लायक कुछ है ही नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आपने ढंग से रिसर्च नहीं किया। रिसर्च बहुत करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वोकेशनल स्किल्स के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा, आर्टिसंस की लाइवलीहुड के बारे में कितना कमा लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है यूजुअली कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं बहुत सस्ते में अपनी चीज़ों को बेचते हैं, और वही चीज़ें फैंसी हैंडीक्राफ्ट शॉप्स वाले जो लोग होते हैं वो बहुत महंगे में उसी चीज़ को भेज रहे होते हैं, ये बोलते हुए कि हैंड क्राफ्टेड है, हाथ से बनाई गई है, बहुत पैसे हमने लगाए हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। बट ऐसा होता नहीं है, 4-4 रुपये में ये लोगों से खरीद के आते, 40 रुपये में बेचते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में, एबिलिटीज़ ऑफ आर्टिसंस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों के बारे में, सॉरी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय अप्रिशिएटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अदर्स इन द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ, अप्रिशिएटिंग द डिग्निटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें यू विल नो आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, हो गया। चलिए, यहाँ पे आप ये सारे एस्पेक्ट देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन क्यों आपके एम्पोरियम की यहाँ पे है, जैसे आपने इंडस्ट्री में देखी थी, स्पेस रेंटेड है या ओन्ड है, नेचर ऑफ गुड्स किस तरह से जिनमें आप डील कर रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं आपके मर्चेंडाइज के एम्पोरियम में जितने भी रखे हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या रोल बनता है व्हेन इट कम्स टू एम्पोरियम्स, रोल ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर और नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोड्यूस का क्या फ़र्क पड़ा आपके एम्पोरियम के में बने हुए चीज़ों का, टाइप्स ऑफ बायर्स और सेलर्स कौन है, मोड्स ऑफ
goods dispersed, factors determining the price at the emporium, comparison between prices of goods available in the emporium with the prices in the open market, kind of raw material available. मतलब जितने पॉइंट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं ना, मैक्सिमम उतने ही पॉइंट्स हैं अलग अलग उसमें से. आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं. मैं थोड़ा सा बाहर हूँ स्क्रीन से, ताकि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप. छुट्टियाँ कितनी होती हैं, सीजनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है, मोड ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट क्या है, एम्पोरियम किस तरह से सेल करता है, होम डिलीवरी का ऑप्शन है कि नहीं है, प्रमोशनल कैंपेन्स हैं कि नहीं है, एक्सक्यूज मी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पॉलिसीज कौन सी हैं डैमेज प्रोडक्ट्स को लेके या रिटर्न प्रोडक्ट्स को लेके, गवर्नमेंट की फैसिलिटी कौन कौन सी है, इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी एम्पोरियम विजिट करने आते हैं. आपने कभी भी देखा होगा जैसे राजस्थान में लोग बाग जाते हैं, वो वहाँ के लोकल एम्पोरियम्स को ज़रूर विजिट करते हैं. वहाँ से उनको एक आइडिया मिलता है ना. मैंने अगेन आपको बोला, स्टेट के बारे में अच्छे से जानना है, एम्पोरियम विजिट करो. तो अगर बाहर वाले जब इंडिया आते हैं तो वो क्या जानना चाहते हैं, वो इंडिया की ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं, इंडिया के ऑथेंटिक टेस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं. ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं जानना चाहता, एक्चुअली मैंने गलत वर्ड बोल दिया. एनीवेज, ऑथेंटिक कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये सारे फैक्टर्स वो देख के जाएंगे, सारी जगह वो देख के जाते हैं. ठीक है, ये भी 3 पॉइंट्स और हैं. यहाँ पे हमारा 5 प्रोजेक्ट ऑप्शंस का डिस्कशन खत्म होता है फाइनली. आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट क्योंकि आपको हर एक एस्पेक्ट को समझाना था तो इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है. अब मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी कि आपके प्रोजेक्ट का सीक्वेंस किस तरह से होगा, आपको कौन सा पेज पहले लगाना है, कौन सा पेज बाद में लगाना है. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में दे दूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है. अब यहाँ पे आई एम दिस क्लियर कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि 5 अलग अलग कौन से प्रोजेक्ट है जो वो बना सकते हैं 11th क्लास के लिए, और उन 5 में सब ऑप्शन कौन कौन से हैं जो वो कर सकते हैं. ठीक है, अब इतना हो गया है. तो नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं 20, वो किस किस बेसिस पे मिलेंगे, आपके प्रोजेक्ट की कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी आपके मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए. तो जो भी एक्सटर्नल आएगा या फिर आपकी स्कूल टीचर अगर कर रही होंगी मार्क्स का तो वो क्या क्या देखेंगी, वो देखेंगी इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन कितना है. अगर अच्छा है तो पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. उसके बाद है क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन. भाई अगर आप सिंपल सा लिख के दे दोगे तो मज़ा नहीं आएगा. प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, अपन बहुत डेकोरेट करके बनाते हैं और बहुत फैंसी वे में बनाते हैं, तो वो क्रिएटिविटी देखेंगे, 2 मार्क्स उसके होंगे. कंटेंट, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च वर्क, आपने कंटेंट कितना अच्छा लिया, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं क्या आपने अपने उसमें मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं, वो सारे बेसिस पे. ऑब्जर्वेशन आपकी किस तरह की है, क्या आपने ढंग से ऑब्जर्व किए हैं कि चीज़ें कि नहीं किए. जैसे मुझे पता है कि फ्लोर्स कैसे होते हैं, मैक्सिमम न्यू एरियाज़ में कैसा होता है, पुराने एरियाज़ में कैसा होता है. वैसे आपकी क्लास टीचर को भी पता होगा. अगर आपने मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर कर दिया अपना कॉन्टेंट, तो वो पकड़ लेंगे कि भैया नहीं पता इस बच्चे को, तो आपने ऑब्जर्व अच्छे से नहीं किया. उसके बाद आता है रिसर्च वर्क, मतलब आपने अपने हैंड पे रिसर्च किया कि नहीं किया. ये तीनों चीज़ों के करने के आपको मिलते हैं 4 नंबर. ठीक है, फिर है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, क्या आपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया है कि नहीं किया, इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर. तो आप ऐसा मोटा मोटा कैलकुलेट करो तो पूरे 8 नंबर तो आपको इसके ही मिल गए. मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपको किसका मिला, कंटेंट, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च वर्क, एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस. ये इसमें वो सारी चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको मेन कंटेंट की बताई हैं. तो इतना जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है वो ये आपके 8 नंबर के लिए ही है. उसके बाद है वाइवा. वाइवा में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और 8 नंबर का मतलब 8 नंबर आपको उसके बेसिस पे मिलेंगे. तो टोटल हो गए ऐसे 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, और 20 मार्क्स अगर आपने अच्छे से, मतलब ये सारी चीज़ अगर आपने अच्छे से करी तो आपको मिलेंगे 20 में से 20. ठीक है, बट मेरा बस यही कहना रहेगा कि इस प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ा सा सीरियसली लेना, इसको हवा में मत उड़ाना, इसको मस्ती मजाक में मत लेना, कट कॉपी पेस्ट वाला काम मत करना. यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत खुद से करना. आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने ऐसा किया तो आप एक अलग ही एस्पेक्ट से अपने 12th क्लास में कदम रखेंगे. तब आप ये नहीं सोचेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ को रटना है या पढ़ना है, आपको लगेगा बिजनेस स्टडीज़ को समझना है. वो समझना आपको तभी आ पाएगा जब आप 11th में अच्छे से अपना प्रोजेक्ट वर्क, अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे. चलिए, इससे ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगी, आगे आपकी मर्जी, आपको जैसे लगे वैसा करिए. बट अगर कोशिश हो पाए आपसे तो प्लीज़ कोशिश करके आप अच्छे से ही अपने प्रोजेक्ट वर्क को करिएगा.
इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे उस वीडियो में जिसमें मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊंगी किस तरह से आपको कौन सी चीज़ को बनाना है, क्रिएट करना है विद एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ फोटोज़ आई इंसर्ट इन दैट वीडियो। और इसके अलावा हम 12th क्लास का भी प्रोजेक्ट वर्क बनाने वाले हैं, बट अभी आपको उससे मतलब नहीं होता, अब बाद में देखेंगे। तो चलिए फिर अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए, अपना प्रोजेक्ट हमारे साथ भी शेयर कीजिए, बताइए आपको कितना मज़ा आया अगर आपने रियलिटी में ये सब काम किया है तो। That's it. Thank you so much for watching this video.